अब क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो चर्निंग पुअर को दर्शाता है। तो चर्निंग पुअर वो होते हैं जो कभी गरीब कभी अमीर हो जाते हैं। तो ये हो गए चर्निंग पुअर सी। अगला सवाल, ऐसे लोग जो क्रोनिक पुअर है उनको बताओ। तो देखो ये डायग्राम ए और डायग्राम बी, ये हमेशा गरीब हैं, तो क्रोनिक पुअर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ये जो फिगर बी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओकेजनली पुअर कर रहा है और ट्रांजेंट पुअर। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग जो ज़्यादातर रिच रहते हैं बट कभी कभार गरीब हो जाते हैं, या वो लोग जो रेगुलरली गरीब और अमीर में मूव करते हैं, या वो लोग जो हु इज़ ऑलवेज इन कंफर्टेबल पोजीशन, जो हमेशा कंफर्टेबल होते हैं बट कभी पुअर नहीं होते। तो आंसर बी है, जो मूव करते हैं। तो ये जो देखो ये है, ये होते हैं फिगर सी, देखो ट्रांजेंट पुअर, ओकेजनली पुअर, है ना। और बी, इसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा फीचर इनकरेक्ट है मनरेगा का। तो पहला फीचर देखो ये, इसमें 100 दिन का गारंटी रोज़गार दिया जाता है। इसका जो लॉन्च हुई थी 2 फरवरी 2006, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसमें प्रोविजन है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है रोज़गार देने से तो वो फंड वो देगी, भत्ता देगी, बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि प्रोविजन करती है राशन का और पेमेंट करती है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो ये गलत है। तो मनरेगा स्कीम जो 2005 में इसका एक्ट बना था, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में ये एक्ट बना था और ये पहली ऐसी योजना है जिसे कानून के तौर पर रखा गया एक्ट, और जिसमें 100 डेज़ का गारंटीड रोज़गार मिलता है रूरल एरिया में अनस्किल्ड लोगों को, अगर आप वहाँ पर अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और अगर गवर्नमेंट आपको रोज़गार फिर प्रोवाइड करेगी 100 डेज़ मिनिमम, और अगर नहीं दे पाती है फिर भी आपको अलाउंस या भत्ता देगी सरकार। अगला सवाल है कि सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी इज ऑफ पीएसई इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, अगर उनका इक्विटी कोई बेचता है, सरकार बेचती है, तो क्या उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी विनिवेश कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ए स्टेटमेंट ठीक है। रीज़न है क्योंकि द मेन रीज़न फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इज टू कीप ऑल द ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री अंडर प्राइवेट सेक्टर। तो ये गलत है। जो रीज़न है डिसइन्वेस्टमेंट करने का, उसका ये रीज़न है कि जो भी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या यूनिट्स हैं, कंपनीज हैं, वो अगर सही नहीं चल रही होती हैं, इनएफिशिएंट होती हैं, लॉस मेकिंग कर रही होती हैं, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती, तो उनको बेचा जाता है। तो ये उसका मोटिव नहीं होता कि ऑपरेशनल को प्राइवेट सेक्टर में रखना है, नहीं। अगला सवाल है कि जीएसटी में किस किस को बाहर रखा गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स और टेलीकम्युनिकेशन नहीं। ऑटोमोबाइल से आप कार लेने जाओगे तो आप पे टैक्स जीएसटी लगेगा। टेलीकम्युनिकेशन आप रिचार्ज कराओगे तो आपको उस पर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स और अल्कोहल, तो ये भी गलत है क्योंकि ऑटोमोबाइल आ गया इसके अंदर। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल, तो इसमें चौथा ऑप्शन देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, अल्कोहल, ये भी गलत क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन पे टैक्स जीएसटी लगता है। तो आंसर है सी, ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल, इन पे जीएसटी नहीं है। अगला सवाल है कि ग्रोथ जो रिफॉर्म पीरियड में 1991 के बाद हुई, वो पर्टिकुलरली किससे ड्रिवन थी, मेनली ड्रिवन बाय, तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, तो सर्विस सेक्टर के द्वारा थी वो। अगला सवाल है कि एजुकेशन कमीशन जो आया था उसने कितना रिकमेंड किया था जीडीपी का परसेंट एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। तो उसने ए आंसर है 6% कहा था, और कितना परसेंट कर रहे थे उस वक्त, 4.6%। अगला सवाल है कि फिजिकल कैपिटल जो होती है वो इंसेपरेबल होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो आंसर है फॉल्स। देखो दो तरह की हमने पढ़ी है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जैसे मशीन्स वगैरह होती हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जैसे आपके पास जो स्किल है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है। जैसे डॉक्टर, उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। इंजीनियर क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। लॉयर, टीचर, इन सबको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। और जिस देश का ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होता है उस देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उससे एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उससे औरों को भी फ़ायदा मिलता है, समाज को भी अवेयरनेस और स्वच्छता और सब में फ़ायदा मिलता है। तो आपको पता होगा कि ह्यूमन कैपिटल जो होती है उसके ओनर से अलग नहीं की जा सकती। जैसे आपकी स्किल आपसे अलग नहीं की जा सकती, बट आपकी मशीन जो है फिजिकल कैपिटल वो आपके ओनर से, या अपनी मशीन जो अपने ओनर से अलग की जा सकती है। उसे आप जापान ले आ सकते हो, कहीं भी ले आ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लॉयर की स्किल यानी उसकी कैपिटल को अलग ले जाओ उससे, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनसेपरेबल होती है, अलग नहीं की जा सकती, जबकि फिजिकल कैपिटल सेपरेबल हो सकती है, आप अलग कर सकते हो फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से। जबकि फिजिकल कैपिटल टेंजिबल हो सकती है, आप देख सकते हो, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट्स करती है फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर रूरल क्रेडिट।
तो रूरल क्रेडिट के लिए जो एपेक्स बॉडी है जो इनका फंक्शनिंग कोऑर्डिनेट्स कर रही है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, रूरल बैंक से या फिर कमर्शियल बैंक से या नाबार्ड है। तो उसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड जो कि 1982 यानी 1982 में बना था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए यानी रूरल एरिया में जितने भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है नाबार्ड। अगला सवाल है कि करेंट अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है? गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स और इंटरनेशनल परचेजेस। तो आंसर है गुड्स। करेंट अकाउंट जैसे कि आपको पता होगा कि करेंट अकाउंट में हम गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट में हम उन ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं जिससे किसी देश की या नागरिकों की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारे देश ने अगर बाहर से लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में। अगर हमारे देश में किसी ने एफडीआई किया तो भी क्रेडिट साइड में आएगा, और हमने किसी देश में एफडीआई किया तो वहाँ पे डेबिट साइड में जाएगा। हमने किसी कंट्री को लोन दिया तो वो डेबिट साइड में जाएगा। गवर्नमेंट कौन सा सिस्टम यूज़ करती है टैक्स इनइक्वालिटी को कम करने के लिए? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव या प्रोपोर्शनल? तो हमारे देश में प्रोग्रेसिव सिस्टम यूज़ होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बेस बढ़ता चला जाएगा, और रिग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बेस घटता चला जाएगा, और प्रोपोर्शनल का मतलब प्रोपोर्शनेटली जो होता है। तो हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स यूज़ होता है। अब ये एक क्वेश्चन है कि हमारे देश में मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, प्लानिंग कमीशन, कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आरबीआई। वैसे तो गवर्नमेंट करती है बट आरबीआई के थ्रू कर। अगला सवाल है ऐसी रिसिप्ट्स जिससे ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती ना ही एसेट्स में कमी होती, उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर है ए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो हमें पता है ऐसी रिसिप्ट जिससे सरकार की ना तो लायबिलिटी बढ़ती ना ही एसेट्स घटती हैं, उन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं।